सवाल ये कि कन्हैया कुमार की आज़ादी का जश्न तो मनाया जा रहा है, छात्रों में खुशी होना स्वाभाविक है कि उनका नेता जेल से बाहर आ रहा है, लेकिन क्या अदालत ने अंतरिम जमानत दी है या रियायती इलाज किया है? हमारे साथ कांग्रेस बीजेपी के नेता मौजूद हैं, हमारे साथ मेजर जनरल जीडी बख्शी साहब हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं, और हमारे साथ दो प्रोफेसर हैं, प्रोफेसर आशुतोष और प्रोफेसर राकेश सिन्हा, जो कि दोनों दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं और इत्तेफाक की बात है कि अलग अलग विचारधाराओं से ताल्लुक रखते हैं, प्रमोट करते हैं, उसके बारे में अपने विचार रखते हैं ओपनली। तो ब्रेक के पहले जब बात छूटी थी, मैं राकेश जी वहां आपसे शुरू करना चाहता हूं, क्योंकि सीधे सीधे तौर पर अदालत ने यह भी लिख दिया कि ये अध्यापकों की भी जिम्मेदारी बनती है कि जेएनयू कैंपस में जिस तरीके की विचारधारा फैल रही है उसको सुधारने के लिए, बेहतर करने के लिए, ठीक करने के लिए वो लोग भी इस दिशा में काम करें, और हम यहाँ पर जश्न मना रहे हैं। देखिए रोहित जी, मैं एक बात साफ तौर पे कहना चाहता हूँ कि अध्यापक वर्ग का काम होता है चाणक्य की भूमिका निभाना, और मैं मानता हूं कि देश के अधिकांश अध्यापक वही कर रहे हैं। लेकिन जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में आरंभ से ही वामपंथ विचारधारा की प्रयोगशाला होने के कारण और उसे अत्यंत ही स्वायत्तता मिलने के कारण उसके जो अच्छे परिणाम हुए, उसके साथ साथ एक नकारात्मक परिणाम हुआ। नकारात्मक परिणाम यह हुआ कि अलगाववाद की वह प्रयोगशाला बन गई। एक अलगाववादियों के ग्रुप और उनके पैरोकार वहाँ बैठ गए, और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में शिक्षक और छात्र राजनीति इतना संलग्न हो गई कि उसी दिन दिखाई पड़ा, जिन लोगों को ये इस बात पर विश्वास नहीं होता था वो मान गए जब उमर खालिद जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में अवतरित हुए, और अवतरित हुए तो शिक्षकों ने उसका स्वागत किया। जिस पर एक एफआईआर हो, जिसे पुलिस गिरफ्तार करना चाहती हो, जो आरोपित हो राष्ट्रद्रोह के मुकदमे में, जब मुकदमा खारिज होगा आप उसका स्वागत कीजिए। लेकिन जब आरोपित है और शिक्षक समुदाय उसको लेजिटिमेसी दे रहे, वैधानिकता दे रहे हैं, मैं मानता हूं ये शिक्षक का धर्म नहीं है, काम नहीं है। वे विमर्श करें, गिरफ्तारी पर विमर्श करें। देखिए, एकेडमिक डिबेट करना और राजनीतिक उपक्रम चलाना दोनों दो चीज है। यदि आप किसी विचारधारा के हैं, आप विचारधारा की बात कीजिए, इस देश में कोई नहीं रोका है। दूसरी मेरी आपत्ति है, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में लगातार लेक्चर्स हो रहे हैं। उन लेक्चर्स में एक बात जो उभर कर सामने आ रही है, जिस पर हमारी आपत्ति है, लेकिन हम उसको गलत नहीं मानते। उन्होंने कहते हैं भारत राष्ट्रीयता नहीं है, भारत में अनेक राष्ट्रीयताएं हैं। जब इंडोक्ट्रिनेशन का यह पार्ट होगा कि भारत को, जिसको देश में लोग भारत मां मानते हैं, ये एक सिविलाइजेशनल नेशन है जिसको प्रोफेसर रविंद्र कुमार मानते थे, प्रोफेसर रजनी कोठारी मानते थे। इस सिविलाइजेशनल नेशन को आप 1947 का राष्ट्र मानकर कश्मीर की आज़ादी को लेजिटिमेसी करेंगे। मैं एक अंतिम बात कह दूं कि मैं 3 लेक्चर्स की बात कर रहा हूं, जिस 3 लेक्चर्स में कहा गया कश्मीर की आज़ादी की मांग एक डेमोक्रेटिक राइट्स है, वे अंतर्राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म पर कहें। पाकिस्तान को अब कश्मीर के लिए बोलने की जरूरत नहीं है, उसके लिए जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में उसके सिद्धांतकार विद्यमान है। प्रोफेसर आशुतोष बोलिए। तो राकेश जी की बात में एक संशोधन या एक सुझाव मैं देना चाहूँगा, मगर उसके पहले बख्शी साहब ने जो बात कही थी, जनरल बख्शी ने, उनसे मैं एक बात कहना चाहता हूँ। वो सैनिक हैं, उन्होंने देश के लिए बड़ी सेवा की है, उसका बहुत गहरा सम्मान है और हर सैनिक की सेवा का सम्मान है। लेकिन बख्शी साहब जब ये कहते हैं कि जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी पिछले कई वर्षों से गद्दारों का और देशद्रोहियों का अड्डा बना हुआ है, ये बात बहुत आपत्तिजनक है और गलत है। आपत्तिजनक इसलिए है कि जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से पढ़े हुए न जाने कितने ब्यूरोक्रेट्स इस देश के प्रशासन को चला रहे हैं। आईएएस हैं, आईपीएस हैं, आईएफएस हैं, वो इस देश की नीतियां बना रहे हैं। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के प्रोफेसर्स इस देश के तमाम विश्वविद्यालयों में बच्चों को शिक्षित कर रहे हैं। विदेशों में अगर भारत की प्रतिष्ठा है, भारत की एकेडमिया की प्रतिष्ठा है, तो वो जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के कारण है। फिर एक घटना के ऊपर जिसके बारे में भी जांच चल रही है, जिसके बारे में अलग अलग तरह के व्यूज आ रहे हैं, एक पूरे विश्वविद्यालय को यह कह देना कि वो 3 वर्षों से 4 वर्षों से देशद्रोहियों का अड्डा बना हुआ है। अगर वो देशद्रोहियों का अड्डा बना हुआ है तो ये तो भारत देश पे भी एक बड़ी नकारात्मक टिप्पणी है कि इस देश का सबसे प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय वर्षों से देशद्रोहियों का अड्डा बना हुआ है। राकेश जी ने जो बात कही कि जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय की समस्या यह है कि उनके हिसाब से कि वो बहुत जमाने से वामपंथियों का गढ़ है, यानी वामपंथी एकेडमिशियंस का वहां वर्चस्व है। मैं राकेश जी सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि अगर हम दुनिया की एकेडमिया को देख लें, कहीं की भी एकेडमिया को देख लें, तो आप पाएंगे कि हर जगह वामपंथियों का वर्चस्व है। एकेडमिक्स में, समाजशास्त्र में, इतिहास में, आप किसी भी विधा को उठा के देख लें, आप पाएंगे। मैं आपकी चीज से एक सवाल निकल रहा है तो पूछ लेना चाहता हूं सर, क्या अमेरिका की किसी यूनिवर्सिटी में
वहां के प्रोफेसर छात्रों के साथ खड़े होकर नारा लगाएंगे, लादेन हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल अमेरिका में जिंदा है। रूस की यूनिवर्सिटी में चेचन समर्थन में कोई नारे लगाने देगा? कोई टीचर साथ में लगाएगा छात्रों के? फ्रांस की यूनिवर्सिटी में इस्लामिक स्टेट के समर्थन में टीचर लगाएंगे छात्रों के साथ खड़े होकर? पाकिस्तान की यूनिवर्सिटी में भारत के समर्थन में आप नारा लगा सकते हैं? चीन की यूनिवर्सिटी में, जापान या तिब्बत के समर्थन में आप नारा लगा सकते हैं? आप बता रहे हैं कि दुनिया में जो है वामपंथी एकेडमिशिया है, तो दुनिया के लिए उसके कानून अलग हैं, भारत के लिए अलग हैं। मैं आपका जवाब भारत की अभिव्यक्ति की आजादी का इसका मतलब वो गलत इस्तेमाल कर रहा है। एक हस्तक्षेप करूंगा मैं, एक हस्तक्षेप करूंगा। इस देश में पोखरण हुआ अटल बिहारी वाजपेयी के समय में, पोखरण में एक्सपेरिमेंट हुआ। इस देश के विश्वविद्यालय के जेएनयू के तमाम प्रोफेसर, उस मार्क्सवादी प्रोफेसर हाथ में तख्ती लेकर उस पोखरण का विरोध करने गए थे। उनका एक पर्सपेक्टिव हो सकता है, उस पर्सपेक्टिव का हमारा विरोध नहीं है। आप एक निरंतरता देखिए, देश जहां भी अचीव कर रहा है उस अचीवमेंट के खिलाफ ये खड़े हो जाते हैं, राष्ट्रवाद में सेन लगाते हैं। और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय की छोटी सी बात मैं कह दूं, मेरी आपत्ति मार्क्सवाद की डोमिनेशन से नहीं है। मेरी आपत्ति है कि मार्क्सवाद का जो अल्ट्रा मार्क्स जो जवाहरलाल नेहरू, मैं जिसको कहते हैं फ्रिंज एलिमेंट्स, वो जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के केंद्र में क्यों है? जब 76 जवान मारे जाते हैं और उसका जश्न मनाया जाए, यह तो मानवीय दृष्टि से भी नहीं होना चाहिए। राकेश बख्शी साहब के पास श्रीकांत और राजीव, मैं एक मिनट कह दूं कि एक तो किसी के मारे जाने का कहीं भी कोई जश्न मनाता है, वो मानवीय दृष्टि से, राजनीतिक दृष्टि से, हर तरह से वो गलत है। उसकी निंदा लोगों ने की है, मैं भी कर रहा हूं, सभी करता हूं। लेकिन जो आप सवाल कर रहे थे, देखिए अमेरिका में एक नोम चोम्स्की नाम के भाषा वैज्ञानिक हैं, बुद्धिजीवी हैं, और अगर आप नोम चोम्स्की के लेख पढ़ें तो इराक से लेके वियतनाम से लेके ऐसी कोई अमेरिका की नीति नहीं है जिसकी धज्जियां नहीं उड़ाई। सिर्फ धज्जियां नहीं उड़ाई, नोम चोम्स्की ने अपने लेखों में लगातार ये कहा है कि अमेरिका आपके लेख छपते हैं ना, सरकार की नीतियों की आलोचना करते हैं, आपके लेख छपते हैं ना। आपको हमने टीवी पर बुलाया ना सर, सरकार की नीति की आलोचना करने के लिए। लेकिन क्या आप अपनी क्लास के बाहर खड़े होकर लड़कों के साथ ये नारा लगाएंगे, अफजल हम शर्मिंदा, तेरे कातिल जिंदा है? मैं ये कह रहा हूं कि मैं बिल्कुल रोहित जी, मैं कह रहा हूं सब इस बात की निंदा कर रहे हैं। हम जिन बच्चों को अपराधी साबित कर रहे हैं, वो बच्चे तो भाषण देके, वक्तव्य जारी करके कह रहे हैं कि ये नारे नहीं लगाए जाने चाहिए थे, ये नारे कैसे लग गए, इसकी जांच होनी चाहिए। किन लोगों ने ये नारे लगाए? हम इस बात को बिल्कुल इस रूप में ना रखें कि इन लड़कों ने उन नारों का समर्थन किया। मैं ये समझना चाहता हूं जनरल बख्शी साहब कि हर आदमी ये कह रहा है कि हम इन नारों के पक्ष में नहीं है, तो फिर वो नारे लगवाने वाला कौन था? यही तो उसका आयोजक, सर आयोजक के साइन है पेपर पर। आयोजन करने के लिए मना कर दिया यूनिवर्सिटी में, उसके बावजूद आयोजन होता है, आयोजन हो जाता है, नारेबाजी हो जाती है, उसके बाद उनकी पैरोकारी में 36 लोग खड़े हो जाते हैं आकर। आज वहां पर सैकड़ों लोग जश्न मनाने के लिए फूलमालाएं लेकर खड़े हो रहे हैं, पहले से अनाउंस कर रहे हैं कि इतने बजे हम भाषण करवाने वाले हैं, जबकि कोर्ट ने कहा है आप ऐसी गतिविधियों में इन्वॉल्व ना हो। तो जनरल बख्शी साहब, ये तो डबल स्टैंडर्ड वाली बात हुई ना। देखिए साहब रोहित, ये आशुतोष जी कह रहे हैं वहां ऐसा कुछ नहीं होता, और खुद ये इंसिडेंट पे इंसिडेंट गिनाए जा रहे हैं। हाँ, 76 जवान जब बेचारे शहीद हुए तो वहां पे जश्न मनाया गया। हाँ, वहां पे जो है 3 साल से पिछले, आप कह रहे हैं, आप मान रहे हैं खुद, मैं नहीं मानता, वहां पे नारे लगे हैं अफजल गुरु के। नहीं, बिल्कुल नारा कभी नहीं लगा, पहले कभी नारा नहीं लगा। बिल्कुल, ये बिल्कुल गलत तथ्य है, पहले कभी कोई ऐसा नारा नहीं लगा। कहां से बोल रहे हैं साहब? अब आप झूठ क्यों बोल रहे हैं? प्लीज आप प्लीज झूठ क्यों बोल रहे हैं? आप कोई रिपोर्ट दिखाइए कि पहले कब नारे लगे ऐसे। किसी ने रिपोर्ट की, किसी चैनल ने, किसी अखबार ने, किसी रिपोर्ट में आई जो कर रहे हैं छात्र झूठ बोल रहे हैं कि इन्होंने डॉक्टर कर वहां के छात्र झूठ बोल रहे हैं। जज को आप चैलेंज कर रहे हैं, चैनल को आप क्वेश्चन कर रहे हैं, उनके ऊपर आरोप मढ़ रहे हैं, फिर कहते हैं कि पहले की फुटेज दिखा दीजिए। कौन सी रिपोर्ट है? अगर जी नहीं जाता तो आज यह भी मतलब आपने सत्य का वहां पे ठिकाना रखा। आज उसी चैनल को जिस चैनल ने देशद्रोह के दुनिया के सामने रखा है। यस, पूरा कीजिए बख्शी साहब, पूरा कीजिए। अरे आशुतोष साहब, फ्री स्पीच डिमांड्स कि आप मुझे बोलने दें, आप बीच में इंटरफेयर कर रहे हैं। बोलिए सर, बोलिए। आप इंटरफेयर कर रहे हैं। देखिए साहब रोहित, अगर कोई वाकई ही डिबेट हो, अगर कोई खुलकर स्वेच्छा से डिबेट हो तो हमें कोई आपत्ति नहीं। नेशनलिज्म पे डिबेट हो, मुझे खुद आशुतोष साहब, मुझे खुद जेएनयू के छात्रों ने आमंत्रित किया था, वहां पे बुलाया था, वहां पे डिस्कशन करने के लिए और शहीदों को वहां पे श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए। मैं और 5
जनरल हम लोग गए थे। अगर वाकई आप डिबेट करना चाहते हैं, हमसे ज्यादा खुश और कोई नहीं होगा कि राष्ट्रवाद क्या है, लेकिन हमको आपत्ति है, प्लीज आप सुन लीजिए, जब वहां नारे लगे कि भारत तेरी बर्बादी तक जंग चलेगी, जंग चलेगी, अफजल तेरे कातिल अब तक जिंदा है, मतलब वो सुप्रीम कोर्ट के जजों को जान से मार डालना चाहते हैं, आप उसका समर्थन करेंगे साहब? मैं बताता हूं कौन सी अमेरिकन, आपने जवाब नहीं दिया इस सवाल का, कौन सी अमेरिकन यूनिवर्सिटी में ओसामा बिन लादेन के नारे आपने लगते देखे हैं? प्लीज आप हमको बताइए, इस देश को बताइए। एक सवाल का जवाब दीजिए, बख्शी साहब ने तो पूछा है, इस देश को बताइए आप। एक सवाल का जवाब दीजिए कि देखिए, हम गिलानी के पीछे पड़े हुए, हुर्रियत के पीछे, चाहे यूपीए सरकार हो कि बीजेपी सरकार हो, कोई भी सरकार, मार्क्सवादी भी कहते नहीं हुर्रियत के साथ बातचीत नहीं हो। दूसरी तरफ जेएनयू के एक प्रोफेसर हुर्रियत की ही बात को कह रही हैं कि इसको आज़ाद कर देना चाहिए, आज़ादी की मांग है, वहाँ के लोग आज़ाद होना चाहते हैं, भारत इसको ज़बरदस्ती रखे हुए, ये नेशनलिज्म के डिबेट में कहते हैं। तो या तो हम हुर्रियत के साथ अन्याय करना बंद कर दें और जेएनयू के प्रोफेसर की बात मान लें, या हम जेएनयू के प्रोफेसर हुर्रियत के बराबर रखें। देखिए, एकेडमिक डिबेट की सीमा होनी चाहिए। तो राकेश जी, मुझे बड़ी खुशी है कि आपने बिल्कुल बुनियादी सवाल उठा दिया। प्रोफेसर ने, जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, मैंने उनका भाषण नहीं सुना, उसके बारे में टिप्पणी नहीं करूंगा, उन्होंने क्या कहा नहीं कहा, ठीक है। लेकिन जो सवाल है असल में हमारे सामने, वो यही है कि कश्मीर का जो प्रश्न है, उस प्रश्न को हम कैसे हल कर सकते हैं। देखिए, मैं मानता हूं कि हम में से हर व्यक्ति ये चाहता है कि कश्मीर भारत का हिस्सा है और वो हमेशा बना रहे, लेकिन वो भारत का हिस्सा बना रहे तो कुछ लोग ये कह सकते हैं, कुछ लोगों की ये राय हो सकती है कि हम वहां पे हमेशा अनंत काल तक अपस्पा चलाएं, वहां अनंत काल तक हम अपनी सेनाएं रखें और हम उस सेनाओं की शक्ति से कश्मीर को बनाए रखें। दूसरा व्यू ये हो सकता है, सर मेरा कहना ये है, मैं अपनी बात पूरी कर लूं, बस एक मिनट पूरी कर लूं। दो राजनीतिक पार्टियों के प्रवक्ता हमारे साथ हैं। आपने ये तय किया कि आप जिस लोकतांत्रिक व्यवस्था में हैं, आदमी उसमें वोट करे, वोट करने के बाद वो चुनकर संसद में जाएं और उनको ये अधिकार मिले कि वो इस चीज पर फैसला लें संसद के जरिए से। आप चाहते हैं कि यूनिवर्सिटी की क्लास खत्म होने के बाद लड़के नारेबाजी लगा के ये तय कर दें कि कश्मीर भारत का हिस्सा हो या ना हो, वहां सेना रहे तो कब तक रहे, अफवाह वहां पे रहे या ना। रोहित जी, एक शिक्षक को हम हुर्रियत के गिलानी से कैसे अलग करें? वो शिक्षक कह रही हैं भाषण में कि कश्मीर को अलग कर देना चाहिए। ठीक है, डिबेट नहीं कर रही है, डिबेट देखिए, कश्मीर के ऊपर डिबेट करना और कश्मीर को अलग करने की बात दोनों में बहुत बुनियादी, मेरी बात पूरी हो जाए, संक्षेप में कर ले, फिर दोनों मैं रोहित, कैन आई प्लीज कम इन? लेट हिम कंप्लीट, फिर आ रहा हूं। बुनियादी सवाल यह है कि दो दृष्टिकोण है, एक सैनिक समाधान का दृष्टिकोण है, दूसरा दृष्टिकोण यह कहता है कि कश्मीर के लोग खुद अपनी इच्छा से भारत से जुड़े थे, कश्मीर के लोग भारत के पास आए थे, इसलिए आए थे क्योंकि भारत में लोकतंत्र है, क्योंकि कश्मीर के लोग ये जानते थे कि इनको पाकिस्तान में लोकतंत्र नहीं मिलेगा, पाकिस्तान में धर्मनिरपेक्षता नहीं मिलेगी, तो इसलिए ये लोकतंत्र है जो भारत की का सबसे बड़ा आकर्षण, भारत की सबसे बड़ी शक्ति है। तो दूसरा व्यू ये कहता है कि भाई हम लोकतंत्र के जरिए हल कर सकते हैं और तब हमें उनसे बात करनी पड़ेगी, उन्हें संवाद करनी पड़ेगी, उग्रवादी हो, आतंकवादी हो, पंडित हो। आप बात करेंगे पंडितों को किसने वहां से हटाया? ये लोग सेना ने हटाया। डाइवर्ट ना हो, मेरा कहना यह है, कश्मीर की बात, मेरा सवाल ये है, लोकतांत्रिक चुनाव